गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम जेटा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 12th क्लास मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था मैट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे सारणी के बारे में। तो देखो, मैट्रिक्स और सारणी आपस में कोरिलेटेड है, दोनों का आपस में कुछ ना कुछ संबंध है। तो देखो, मैट्रिक्स अपने पास थे। मैट्रिक्स में हमने कई प्रकार के मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी। मैट्रिक्स में हमने उसके कई प्रकार पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था कि आपके पास आयताकार मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है, अदिश मैट्रिक्स है। इस प्रकार से कई मैट्रिक्स हमने पढ़े। तो उसी का एक पार्ट आता है मैट्रिक्स में, वर्ग मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था वर्ग मैट्रिक्स। तो वर्ग मैट्रिक्स का कोई ना कोई आपका अस्तित्व होता है, यानी कोई ना कोई वर्ग मैट्रिक्स है। तो वर्ग मैट्रिक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है। और उस वैल्यू को हम सारणी की यानी इस डिटरमिनेंट की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है तो वर्ग मैट्रिक्स की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, उसको हम किसकी सहायता से प्राप्त करते हैं? सारणी की सहायता से प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं सारणी की। तो सारणी को सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको दर्शाया कैसे जाता है। तो सारणी को सामान्य तो दो लाइनें, इस प्रकार से दो लाइनें इसके माध्यम से इसको दर्शाया जाता है। जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स ए था, आपके पास क्या था? कोई मैट्रिक्स आपके पास ए था। तो ए को आप मैट्रिक्स है तो इसको सारणी के रूप में दर्शाओगे तो आप इसको लिख सकते हो कि ए आपके पास, तो ये क्या होगा? ए सारणी। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या इसको डेल्टा के रूप में भी आप दर्शा सकते हो। कोई भी सारणी का है तो उसको डेल के रूप में भी आप इसको दर्शा सकते हो। तो कोई भी सारणी का तो उसको आप इस प्रकार से दर्शा सकते हो, इस प्रकार से दर्शा सकते हो, या इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हो। अब बात करते हैं अपने पास सारणी का। तो सारणी की क्या कंडीशन है? तो सारणी की फर्स्ट कंडीशन अपने पास यही है कि इसमें आपके पास जो रो है और कॉलम है, यानी आपके पास क्या है? पंक्ति। आपके पास क्या है? पंक्ति। और एक है स्तंभ। आपने इसमें पढ़ाया मैट्रिक्स में कि पंक्ति तथा स्तंभ क्या है। तो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स था, तो इस प्रकार का कोई मैट्रिक्स था, तो कोई मैट्रिक्स की क्षितिज रेखाएं अपने पास इस प्रकार से रेखाएं थी। इसमें जो भी एलिमेंट आते हैं वो सारे के सारे उसको क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। और ऊर्ध्वाधर पंक्ति में जो एलिमेंट आते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ। तो सारणी में क्या कंडीशन है कि पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या हमेशा क्या रहती है? बराबर रहती है। तो किसी भी सारणी की बात करें तो सारणी में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या हमेशा क्या रहती है? बराबर रहती है। यानी हम कह सकते हैं, हम इसमें कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू, यानी हम कह सकते हैं इसकी कोटि m इंटू n थी, तो हम कह सकते हैं m बराबर m हो सकता है, n हो सकता है, यानी m बराबर क्या हो सकता है? इसमें n हो सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी सारणी में हमेशा m और n का मान क्या रहेगा? बराबर रहेगा। मतलब यानी उसकी कोटि हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहने वाली है। अब उसकी कोटि बराबर रहेगी तो मतलब क्या है कि हमेशा, या हम किसको सीधे शब्दों में कह सकते हैं तो कोई भी सारणी हमेशा क्या होगा? एक वर्गाकार क्रम में होगा। वर्गाकार क्रम में होगा। यानी उसका क्रम कैसा होगा? यानी उसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। अब हम बात करते हैं इसको दर्शाने की। तो दर्शाते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। ये अपने पास है तो इसको सारणी बोलेंगे, इसको मॉड्यूलस नहीं बोलते हम। इसको क्या? इसमें मॉड्यूलस नहीं बोलते, मॉड्यूलस अलग है। वैसे इसको इसी प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे? सारणिक ए, यानी इसको मॉड्यूलस ए नहीं कहेंगे हम, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पास सारणी कई प्रकार की है। तो अपने पास फर्स्ट अपने पास आता है एकल सारणिक। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे अपने पास क्या आता है? एकल सारणिक। तो एकल सारणिक अपने पास क्या होता है? तो एकल सारणिक में क्या होता है अपने पास कि जिसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या हो? एक ही हो। यानी पंक्ति तथा स्तंभ में आपके पास एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? एक ही होना चाहिए। जैसे आपके पास कोई सारणिक अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो ये अपने पास है, माना ये A11 है, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी? एक है। तो इस प्रकार के सारणी को हम क्या करते हैं? एकल सारणी। इस प्रकार के सारणी को हम क्या करते हैं? एकल सारणी। अगर इसकी वैल्यू की बात करें, इसके मान की बात करें, तो इसका मान हमेशा ये का यही रहेगा, A11 ही रहेगा। अगर इसमें माइनस का होता, ये माइनस का A11 होता, तो इसकी वैल्यू माइनस के A11 ही होती। यानी इसमें ये मॉड्यूलस नहीं है। मतलब हमने पहले कहा कि ये मॉड्यूलस अगर होता, अगर ये मापांक होता तो ये माइनस का चिन्ह यहां से हट जाता, लेकिन ये क्या है? मॉड्यूलस नहीं है। ये अपने पास क्या है? सारणी का। तो सारणी का तो अपने पास ये साइन ऐसे कैसे रहेगा? तो आपके पास कोई भी एकल सारणिक है, कोई भी एकल डिटरमिनेंट है, तो उसकी वैल्यू हमेशा वो की वो आपके पास रहेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले, तो एग्जांपल ले अपने पास कोई ए सारणिक है, इसका एलिमेंट अपने पास माइनस का 2 है। अगर इसकी वैल्यू हमें पूछी जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा माइनस के 2 ही रहेगी। यानी जो इसके अंदर आपके पास एलिमेंट है वो इसकी वैल्यू रहती है। इसके बाद में हम आते हैं 2 इंटू 2 क्रम की सारणी। तो इसके बाद में अपने पास आता है 2 इंटू 2 क्रम की सारणी क्या हो सकती है?
जैसे अपने पास है कोई भी आपके पास सारणिक है ए, तो सारणिक ए है तो इसकी जैसे अपने पास 2 × 2 क्रम का, तो यानी A11 A12 A21 A22, इस प्रकार से आपके पास कोई डिटरमिनेंट है ए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, 2 × 2 क्रम का क्या हो गया, एक सारणिक हो गया, एक डिटरमिनेंट हो गया। इसके अंदर एलिमेंट, ये जो सारे ये जो संख्याएं हैं अपने पास, जो भी है पद है, इनको सबको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। यदि इसका सॉल्यूशन हम निकालें तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं कि आपके पास ये विकर्ण, प्रथम विकर्ण इसका गुणा माइनस द्वितीय विकर्ण का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा A11 इंटू A22 माइनस, फिर या तो इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सही, तो A12 इंटू A21, इसका क्या होगा, प्रसार, इसको हम प्रसार भी कर सकते हैं। यानी आपके पास इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स है तो इसका प्रसार क्या होगा, तो इसका प्रसार ये होगा। यानी इसके वैल्यू हमसे पूछ जाए तो इसके वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल, हम कोई दूसरा एग्जांपल लें, इसमें अपने पास कोई आपके पास डिटरमिनेंट है ए, और इस डिटरमिनेंट के ए के आपके पास एलिमेंट्स दे रखे हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए तो इसकी वैल्यू पूछी जाए तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट जो विकर्ण है इसका गुणनफल, यानी 4 को 1 से गुणा किया, 4 एकम 4, या हम इसको लिख सकते हैं पूरा कि 1 × 4, ठीक है। आपको पता है जैसे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो ये आएगा 4 माइनस 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, तो ये 6 में से 4 गया तो माइनस का 2। तो इस प्रकार से इस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, माइनस की 2 आएगी। तो इस प्रकार से हम कोई भी आपके पास 2 × 2 क्रम का कोई भी सारणिक है, कोई भी डिटरमिनेंट है, उसकी वैल्यू हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में अपने पास आता है 3 × 3 क्रम का डिटरमिनेंट। अब उस 3 × 3 क्रम के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका प्रसार कैसे निकालते हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो अपने पास है 3 × 3 क्रम का आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट है, उसको हम देखते हैं। तो अपने पास है माना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये अपने पास दे रखा, इसमें देखते हैं ये A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। ये अपने पास A31 A32 और A33। ये क्या हो गया, 3 × 3, एक वर्गाकार क्या हो गया, सारणी हो गया। अपने पास हमेशा वर्गाकार ही रहेगा। यदि इसमें आपके पास इसमें एक पंक्ति और हो जाती है इस प्रकार से आपके कि A41 और अपने पास आता है A42 और A43, तो क्या यह एक सारणिक होता, तो हम कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, यह सारणिक नहीं होता, क्योंकि इसका क्रम क्या है, इसका क्रम 4 × 3 है, जो आपके पास सारणिक में नहीं होता है। तो यानी एक वर्गाकार कंडीशन इसमें होनी चाहिए। अब इसके प्रसार की बात करें तो प्रसार की बात करने के लिए या तो हम किसी भी पंक्ति को उठाएं, किसी भी रो को उठा लें, इसको बोलते हैं रो। ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकेंड है, ये रो थर्ड है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, रो फर्स्ट, रो सेकंड और रो थर्ड। इसी प्रकार ये क्या है, कॉलम यानी स्तंभ, यानी ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है और ये कॉलम कौन सा है, थर्ड है। इस प्रकार से तो हम किसी भी कॉलम या किसी भी रो के सापेक्ष इसका प्रसार हम कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉलम के सापेक्ष प्रसार करें तो उस कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को लेना है, उसी के सापेक्ष आपको प्रसार करना है। ऐसा नहीं है कि एक कॉलम के लिए एक कॉलम का प्रसार कर ले, दूसरी पंक्ति के लिए ले लें, ऐसा नहीं। यदि आप कॉलम का प्रसार करोगे तो कॉलम के अकॉर्डिंग करोगे, अगर स्तंभ का प्रसार करोगे तो स्तंभ के अकॉर्डिंग आप करोगे। तो उसके संगत हम लेते हैं, जैसे हमने इस पंक्ति के अकॉर्डिंग हमें इसका प्रसार करना है। अब इसमें देखते हैं इसका प्रसार क्या होगा। तो इसका प्रसार हमेशा क्या होता है, अल्टरनेट चलता है। अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके पास कोई भी सारणिक है तो पहला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव। इसी प्रकार ये पॉजिटिव आ गया तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। इस क्रम में ये रहेगा आपके पास। या हम कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या होता है, आई और जे होता है। यदि आई प्लस जे की वैल्यू क्या आती है, सम क्या आती है, सम इवन इसकी वैल्यू आती है, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, इसमें कौन सा साइन प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव साइन। यदि i प्लस जे की वैल्यू अगर ओड आती है, विषम आती है, तो विषम के लिए हम कौन सा साइन का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव साइन का। तो इसमें i यानी यहाँ पे क्या है, a11 है, a11 के लिए अपने पास क्या कंडीशन है कि यानी 1 + 1 यानी सम है, तो सम के लिए हम क्या प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स की पोजीशन को हम ध्यान में रखेंगे। यदि इस आप पंक्ति की इस रो की बात कर रहे हो, इस रो की बात करें तो इसके संगत आपके पास इसकी बात करेंगे तो फर्स्ट आपकी पॉजिटिव आएगा, इसकी बात करेंगे तो नेगेटिव आएगा, इसकी बात करेंगे तो वापस से पॉजिटिव। अगर इस रो की बात करें तो इसमें फर्स्ट वाला जो एलिमेंट आएगा इसके संगत इसका प्रसार करोगे तो फिर पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इसी प्रकार इसमें स्तंभ के रूप में यानी कॉलम के रूप में चलेगा। तो इसका प्रसार हम करते हैं, तो प्रसार करते हैं तो हम देखते हैं इसको क्या होगा, इसका प्रसार। तो इसका प्रसार हम करते हैं
तो किसके संगत करते हैं, तो किसके संगत करते हैं, जैसे माना कि इसकी पंक्ति यानी रो के संगत करते हैं, तो ए के संगत करते हैं, तो A11, अब A11 अपने पास आ गया, तो A11 को छोड़कर यानी A11 के संगत आपके पास जो भी पंक्ति है और जो भी स्तंभ है उसको छोड़कर जो भी एलिमेंट बच गए वो सारे के सारे इसमें आएंगे। इनको बोलते हैं उपसारणिक। इसको क्या बोलते हैं, उपसारणिक। तो अपने पास क्या बच गया, इसमें बच गया अपने पास A22, ये सारे बच गए एलिमेंट A22, A23 और क्या बच गया A32 और अपने पास बच गया A33, ये अपने पास बच गया। इसी प्रकार आगे आप इसकी बात करते हो, ये किसके लिए आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, तो ये नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव, और क्या आ गया A12। अब इसके लिए आप क्या करोगे, इसके संगत पंक्ति तो ये आ गई, लेकिन इसके संगत इस स्तंभ को इसको छोड़ोगे आप, तो शेष एलिमेंट कौन सा बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। इनको आप लिखोगे तो इसमें क्या बचेगा अपने पास A21, यहां पे क्या बचेगा A23, यहां पे क्या बचेगा A31 और यहाँ पे क्या बचेगा A33, ये अपने पास बच गया। ठीक है, तो इसका प्रसार ये हो गया। आगे अब किस तीसरा एलिमेंट बच गया अपने पास, तो इसमें क्या बच गया A13, तो आगे कौन सा साइन आएगा इसके लिए, पॉजिटिव साइन, तो ये पॉजिटिव साइन और क्या बच गया A13। अब इसका उपसारण क्या होगा, तो इस पंक्ति को छोड़ेंगे तथा इस स्तंभ को छोड़ेंगे, तो अपने पास कितने एलिमेंट बच गए, ये अपने पास एलिमेंट बच गए, तो इनको हम लिख लेंगे ऐसे कैसे, A21, फिर क्या बच गया A22, यहाँ पे बच गया A31 और क्या बच गया A32। ठीक है, अब इसका हम आगे हमने क्या अभी इससे पहले जस्ट इससे पहले पढ़ा था कि आपके पास कोई भी वर्गाकार 2x2 क्रम का कोई भी सारणिक है तो उसका प्रसार में आता है। तो अगर इसका प्रसार में आता है तो उसका प्रसार हम लिख सकते हैं आसानी से। हम इसका प्रसार लिखते हैं, देखो क्या आएगा अपने पास A11, इसका प्रसार क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल माइनस इन दोनों का गुणनफल, तो इसका इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा A22 इंटू A33 माइनस इसका क्या आएगा A23 इंटू A32, ये इसका आ गया, फिर माइनस का साइन माइनस, ये अपने पास है A12। अब इन दोनों का प्रसार इसका गुणनफल क्या होगा अपने पास, तो ये अपने पास है A21 इंटू A33 माइनस अब क्या आएगा A31 इंटू A23, ये अपने पास आ गया। इसके बाद पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव अपने पास आएगा A13, तो ये अपने पास क्या आएगा इन दोनों का गुणनफल A21 और A32 माइनस क्या आएगा इन दोनों का गुणनफल A31 और A22। तो इसका कंप्लीट प्रसार यानी 3 इंटू 3 क्रम का मैट्रिक्स है, तो उसका प्रसार अपने पास ये आने वाला है। अब इसमें पोजीशन आपको ध्यान में रहेगी किसके साथ नेगेटिव और किसके साथ पॉजिटिव आएगा। तो आपको इसमें अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इसकी जगह यानी यहाँ पे अपने पास है तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं -1 और इसकी पावर है I प्लस जे। I प्लस जे यहाँ पे क्या है, इन एलिमेंट्स की पोजीशन है, यानी पंक्ति कौन सी पंक्ति में कौन से स्तंभ की बात कर रहा है। आई को हम जानते हैं कि आई अपने पास क्या होता है पंक्ति, आई हमारे पास क्या होती है पंक्ति, पंक्ति यानी रो जिसको R से डिनोट करते हैं, और जे क्या होती है यहाँ पे स्तंभ, स्तंभ इसको किससे डिनोट करते हैं हम कॉलम से, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो I प्लस जे यदि सम आएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, I प्लस जे का मान विषम आएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी 1 1 के लिए अपने पास क्या है, ये क्या आएगा सम आएगा तो ये पॉजिटिव है, 1 2 क्या विषम तो ये नेगेटिव है, 1 और 3 क्या है वापस से क्या हो गया सम हो गया तो ये क्या है वापस से पॉजिटिव। तो इसकी पोजिशन आप इसमें ध्यान में रखोगे। इस प्रकार से किसी भी कॉलम से किसी भी रो से इसका प्रसार आप कर सकते हैं, किसी भी सारणी का प्रसार हम ज्ञात कर सकते हैं तथा उसकी पोजीशन को हम पता कर सकते हैं। अब इसमें अपने पास नेक्स्ट कंडीशन है, इसमें क्या क्या अपने पास कंडीशन है, तो हम इसको सीधी से सिंपल से वैसे हम इसकी बात कर चुके हैं, फिर भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि आपके पास जो भी वर्ग मैट्रिक्स होगा उसी का सारणिक संभव है। ठीक है, यानी आपके पास वर्ग मैट्रिक्स है तो ही उसका सारणिक संभव है, अगर वर्ग मैट्रिक्स नहीं है उसका सारणिक संभव नहीं है। ठीक है, यानी कुल मिला के बात यह है कि सारणिक में हमेशा पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या हमेशा क्या आने वाली है, बराबर आने वाली है। इसके बाद में अपने पास दूसरी कंडीशन इसमें हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी आपके पास कोई भी अपने पास कोई भी सारणी का कोई भी डिटरमिनेंट है तो इसका किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के साथ अगर प्रसार करोगे तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कोई भी सारणिक है और कोई भी कॉलम आपके पास, सारणिक में कोई भी पंक्ति और कोई भी आपके पास क्या है कॉलम है, तो कॉलम तथा पंक्ति के संगत आप उसका प्रसार करोगे तो उसके वैल्यू में इसके मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा, हमेशा मान इसका समान आएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है,
इन्हीं की पोजीशन इसकी पोजीशन आपको ध्यान में रखनी है। अगर पोजीशन ध्यान में नहीं रखोगे इनकी तो आपके पास इसमें अंतर आ सकता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चेंज हो जाएगा तो फिर आपके गलत हो सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी सारणी में आप उसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। अब इसमें अपने पास आता है उपसारणिक। उपसारणिक जैसे इसके उपसारणी की बात करें तो इस A11 के उपसारणी की बात करें तो A11 का उपसारणी की बात करें तो आपने देखा ये सारे के सारे उपसारणी की है, ठीक है। A11 का उपसारणी अपने पास है A22, A23, A32 और A33। ये क्या है इसका उपसारणिक है, ये क्या है इसका उपसारणिक है। इसी प्रकार से किसी भी एलिमेंट का उपसारणिक आप पता कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट का आप क्या कर सकते हो, उपसारणिक इसमें पता कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई भी एलिमेंट पूछ लिया जाए, जैसे आपसे पूछा जाए A22 का उपसारणिक क्या होगा, A22 का उपसारणिक क्या होगा, तो A22 का अपसारणिक तो इसके संगत इस स्तंभ को तथा इस पंक्ति को हम छोड़ देंगे तो बच गए चारों कोनों के एलिमेंट आपके पास बच गए। तो चारों कोनों के एलिमेंट लिख दो A11, A13, A31 और A33। ये इसका क्या हो गया, उपसारणिक बच गया।